गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें फॉर सम टाइम 10 to 15 मिनट्स हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। हम पहले अकाउंटिंग की कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो 11th मुझसे नहीं पढ़े, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो 12th भी नहीं पढ़े हमसे, कुछ ऐसे हैं जो 12th यहाँ पे पढ़े थे, 11th नहीं पढ़े थे। अपन सब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से अकाउंट्स पढ़ के आए। तो पहले अपन ये देख लें कि हम किस तरीके से पढ़ के आए हैं और ये सर को कितना आता है, ये थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए। तो मैं जब बच्चा मुझसे 11th क्लास पढ़ने आता है तब मैं उसको जो फर्स्ट लेक्चर देता हूँ, जिसमें मैं उसको अकाउंटेंसी के बारे में बताता हूँ, वो थोड़ा स्पीडी वे में बताना जा रहा हूँ, ठीक है। आप बहुत गौर से सुनिए। बेटा हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स में फ़र्क होता है। आप पढ़ के आए हो तो आपको एक बारी में बता देता हूँ। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम नॉलेज गेन करेंगे किसकी, अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है बेटा? अकाउंटिंग तो पूरा प्रोसेस है जिसमें स्टेज बाय स्टेज डेटा को प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट बताया जाता है। मतलब पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है और फिर एनालिसिस किया जाता है। मतलब पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जर्नल में एंट्री करेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे, सब्सिडी बुक्स में एंट्री करेंगे, फिर लेजर में उनकी पोस्टिंग करेंगे। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उनका बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस से क्या बनाएंगे अपन? ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से अपन क्या बनाएंगे? P&L और बैलेंस शीट। 1 साल पुरानी बात हो गई, आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर बैलेंस शीट क्या करते हैं अपन? एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करते हैं? जो आप अभी 12th में पढ़ के आए हो, कैश फ्लो बनाते हैं, उनका रेशियोज निकालते हैं, तो पता पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। तो यहाँ इस एनालिसिस में आके हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स अकाउंटेंसी नाम के सब्जेक्ट में हम इस प्रोसेस की पूरी नॉलेज गेन करने वाले हैं। फिर आता है अकाउंटेंसी, हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अब आता है अकाउंट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? तो अकाउंट का मतलब मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट। तो अकाउंट का मतलब होता है लेजर के अंदर उसकी वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हम उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स क्या करने वाले हैं? पोस्ट करने वाले हैं। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल सुन लो कि राम भाई साहब मेरे रेगुलर कस्टमर थे। तो अब अमाउंट सुन लो। एक बार आए, मैंने उनको 10,000 की चीज़ सेल करी, दूसरी बार आए 20,000, तीसरी बार आए 30,000, टोटल कितना हो गया? 60,000। उनको कोई माल समझ में नहीं आया तो 5,000 की चीज़ मुझे क्या कर गया? वो रिटर्न कर गया। सेल्स रिटर्न कितना? 5। 60 में से 5 गए, कितने लेने मुझे? 55। पेमेंट देने आए तो एक बार 50,000 रुपये दे गए, ठीक है। फिर फाइनली हिसाब करने आए, 55 में से 50 दे गए, कितने बचे? 5,000। फाइनली हिसाब करने आए तो बोला भाई साहब थोड़ा बहुत डिस्काउंट दो। मैंने उनको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, उन्होंने मुझे 3,000 रुपये और दे दिए। ये पूरा हिसाब किताब हुआ है ना, पार्टी टू पार्टी। अब इस हिसाब किताब में अगर आप कंपेयर करो कि कौन सी एंट्री, कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा और वहाँ से रिकॉर्ड होने के बाद कैसे उसका फ्लो होगा, तो समझना मैंने जो उनको 10,000, 20,000, 30,000 की सेल करी वो रिकॉर्ड होगी सेल्स बुक में। समझ में आ रहा है? सिंपल, जितना बोलो तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? सेल्स बुक, सब्सिडी बुक समझते हैं अपन। तो ये 3 सेल्स रिकॉर्ड होगी सेल्स बुक। फिर उन्होंने मुझे 5,000 की चीज़ रिटर्न कर दी, ये रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में। फिर उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए, ये रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। फिर मैंने उनको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, ये रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। फिर उन्होंने मुझे 3,000 रुपये और दिए, ये भी रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? कैश बुक में। तो देखा जाए तो राम जी के ट्रांजेक्शन्स सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, 4 जगह रिकॉर्डेड है। अब अगर राम जी आके मुझसे बैलेंस पूछते हैं और सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है तो मुझे 4 बुक में उनका नाम ढूंढना पड़ेगा। राम 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 राम, है कि नहीं? तो ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन छूट जाएगा तो बैलेंस क्या निकल आएगा? गलत निकल आएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं कि उनके ट्रांजेक्शन किसी भी बुक में कहीं पे भी कितनी भी बार हो, उन सब को मुझे एक जगह लाके इकट्ठा करना। तो वो जो जगह है ना लेजर में, मैंने जो उनको प्लेस अलोकेट करी, उस जगह को करते हैं अपन अकाउंट। अकाउंट इज द प्लेस where all the related transaction has been classified or posted or accumulated। कि अकाउंट मतलब लेजर में वो उसकी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे उसके सारे ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएंगे? एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे।
समझ में आया? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट का मतलब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, 4 के सिवा 5वीं कुछ भी नहीं होती। बहुत सारे ऑथर 5वीं को क्रिएट करना चाहते हैं, पर होती तो 4 ही है। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, 4 ही होती है। 5 और कुछ कह सकते हो कि है कोई? एंड रिजल्ट जो P&L बैलेंस शीट बनता है उसमें भी तो 4 ही चीज़ होती है। P&L में क्या आता है? इनकम और एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। 5 ही चीज़ होगी तो कहाँ जाएगी बताओ? होता ही नहीं है 5 और 4 ही होते हैं। अब अकाउंटिंग पढ़ने के बेटा 2 तरीके होते हैं। अकाउंटिंग में शुरू से चलते हैं, मैं बहुत स्पीड में बोलूँगा, बहुत गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव है। 4 चीज़ होती है। अब अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकॉर्डिंग। मैंने एक शोरूम बनाया, शोरूम में नकीलात को मैंने क्या रख दिया? मैनेजर रख दिया और बोला भाई साहब पूरा हिसाब रखना, मैं आऊँगा आपसे हिसाब लूँगा। मैं 1 साल बाद आया, इससे हिसाब मांगा तो बोलता है सर आज अपन ने 12,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये खर्च कर दिए। मैंने कहा वेरी गुड, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, पर मुझे आज का नहीं पूरे साल का हिसाब चाहिए। तो लकी हंस रहा है, पागल हो गया क्या? पूरे साल का हिसाब किसी को याद रहता है क्या? अपने लिए तो रात गई बात गई। मैंने कहा पागल तो तू हो रहा है, याद नहीं रहता तो तू क्या एक्सपेक्ट करता है मैं रोज़ आऊँ तुझसे पूछने? रोज़ आना होता तो तेरी क्या ज़रूरत थी? वकीलात तो फिर कह रहा है अरे नहीं 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 ऐसे कैसे याद नहीं रहता? मुझे तो सब याद रहता है, पूरे साल का हिसाब मुझे तो मुँह पे याद है। 1 तारीख को ये एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, 2 तारीख को ये, 3 तारीख को ये, 4 तारीख को ये, 5 तारीख। मैंने कहा रुक जरा सबर कर। ऐसे अगर तू हिसाब बोलने लग जाएगा तो कल को इनकम टैक्स वाले बुलाएंगे तो उनके सामने जाके गाना गाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसा होगा तो फिर तो लाइन लग जाएगी। भाई साहब आपको याद रहे कि ना रहे, आपको हिसाब किताब क्या रख के रहना चाहिए था? रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिकॉर्डिंग। तो फिर रिकॉर्डिंग में आते हैं 3 सवाल, क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। तो क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजेक्शन, और आपके लेवल पे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, 2 चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है। ढंग से सुनना, बहुत काम की चीज़ है, कहीं से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि हमें रिकॉर्ड क्या करना है? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो सर ट्रांजेक्शन और इवेंट में फ़र्क क्या है? कोई एक्टिविटी होती है तो वो ट्रांजेक्शन है, उस एक्टिविटी का कोई एंड रिजल्ट बनता है तो वो इवेंट है। एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपीज़ का माल परचेज किया, ट्रांजेक्शन। मैंने 12 लाख रुपीज़ में बेच दिया, ट्रांजेक्शन। 10 की चीज़ 12 में बेच दी, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये इवेंट। ठीक है। मैंने 10 लाख रुपए का मशीन परचेज करी, ट्रांजेक्शन। मैंने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, ट्रांजेक्शन। 10 में से 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो 9 लाख का उसका बैलेंस बचा वो क्या है? उसका इवेंट। तो हमें ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करना है, इवेंट भी रिकॉर्ड करना है। सो ट्रांजेक्शन क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आर फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट एंड लायबिलिटी से, है ना। लेकिन असेट एंड लायबिलिटी डिपेंड करते हैं इनकम और एक्सपेंस पे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 30,000 रुपये खर्च करता हूँ, 70,000 रुपये बच जाते हैं। हर महीने 70 बचते जाएंगे, मेरे असेट्स स्ट्रांग होते जाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी। उल्टा कर दूँ तो 30,000 रुपये कमाऊँ, 1 लाख रुपये खर्च कर दूँ तो सर पहले के जमा किए हुए असेट्स या तो खत्म हो जाएंगे या आपके ऊपर क्या आती जाएगी? लायबिलिटी आती जाएगी, है कि नहीं? मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन असेट एंड लायबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? इनकम और एक्सपेंस पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन 4 चीज़ों में से, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में से कोई सी भी चीज़ या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो ट्रांजेक्शन है भाई, मुझे उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं? डायरी राइटिंग थोड़ी है। कस्टमर आया, झगड़ा करके गया तो क्या हुआ? उससे असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं, तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। कस्टमर आया, 2,000 का माल खरीद के ले गया, तो 2,000 की इनकम हुई, 2,000 का आपका स्टॉक गया, चेंज आया कि नहीं आया? आया, रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई क्या रिकॉर्ड करना है? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। सर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो बेटा अकाउंटिंग में 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पता है ना सबको? डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, तो कोई इसका कोई जवाब नहीं। डेबिट और क्रेडिट का कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई साहब कहाँ रहते हो? सर गुमानपुरा। क्या मतलब है गुमानपुरा का? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जगह का नाम है। तो अगर आप कभी यूँ बोलते हो कि इसको डेबिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो, तो व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट कर दो? डेबिट कर दो मतलब डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर दो। क्रेडिट कर दो मतलब क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर दो। इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे मैथ्स में LHS इक्वल्स टू RHS होता था और हम बहुत परेशान होते थे
तो इस LHS और RHS का हमने नामकरण कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को बोलने लग गए डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलने लग गए क्रेडिट साइड, और हिसाब किताब बराबर कैसे होगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ओके। तो भाई हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड, तभी तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट बराबर रहेगा। तो सर क्वेश्चन, कौन सा वाला डेबिट साइड जाएगा, कौन सा वाला क्रेडिट साइड जाएगा? अब क्यों सर, कोई स्पेसिफिक है क्या कि ये चीज़ें ही डेबिट साइड जाएंगी, ये चीज़ें ही क्रेडिट साइड जाएंगी? हम हमारी मर्जी से चीज़ों को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते क्या? क्योंकि मेरी बुक्स है, मेरा बिजनेस है, मेरी अकाउंटिंग है, मर्जी पड़े जिसको डेबिट करूँ, मर्जी पड़े जिसको क्रेडिट करूँ। आप कौन होते हो बताने वाले? कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकता? यूनिफॉर्मिटी। सर अगर आप अपनी मर्जी से अकाउंटिंग करने लगोगे तो वो अकाउंटिंग हमें थोड़ी समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ तो अपनी मर्जी चल रही है। जब तक आप बताओगे नहीं हमें समझ में आएगा नहीं। तो अगर आप किसी बड़ी सी कंपनी का अकाउंटेंट हो जिसके इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, आपने अपनी ही मर्जी से अकाउंटिंग कर रखी है, तो वो उनको थोड़ी समझ में आएगी। सबके घर घर जाओगे क्या समझाने? और कल को आपको कुछ हो गया और बीच में नया अकाउंटेंट लाना पड़ा, तो उसको तो पहले का कोई काम समझ में आएगा ही नहीं, उसको तो फिर से शुरू से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो भाई ये लोग मतलब जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई शुरू से 12वीं सदी से या 15वीं सदी से, ये लोग ये चाहते हैं कि अकाउंटिंग में मेंटेन हो यूनिफॉर्मिटी, कि हर कोई सेम चीज़ को डेबिट करे, सेम चीज़ को क्रेडिट करे, क्योंकि एक बार कर दे तो बाकी सबको समझ में आ जाए क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया। ठीक है, तो यार ये जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स है ना, ये हमने नहीं बनाए, ये प्राचीन काल में बने हुए हैं। इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान, सब जगह यही रूल चल रहे हैं। हाँ, पर ये रूल पढ़ने पढ़ाने के दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इतनी रामायण गाई है। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो अब ये पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ने के दो अलग अलग अप्रोच होते हैं, बहुत खुले मन से समझिए। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इन 3 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स के ऊपर 3 अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री होती है। मॉडर्न अकाउंट में इन 3 से कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग अकाउंट्स को रियल, पर्सनल, नॉमिनल में क्लासीफाई नहीं करते। वो लोग क्लासीफाई करते हैं असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में, और बोलते हैं कि सिर्फ एक बात याद रख लो कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, बाकी सब वाइस वर्सा करते रहना। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे पर्सनली ट्रेडिशनल अप्रोच पसंद नहीं है। ये जिन लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ा होगा तो 11th क्लास में उन्होंने जर्नल एंट्री करते समय स्ट्रगल किया होगा। समझ पाता हूँ कैसे, कि जब 3 अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के तो 2 ही इफेक्ट होते हैं। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि जो 2 इफेक्ट है वो इन 3 में से कौन से 2 है। फिर जो 2 हों उनके रूल अप्लाई हो जाते हैं। तो कभी कभी किसी एंट्री में 3 में से कोई 2 रूल अप्लाई होते हैं और कभी कभी किसी में से 3 में से कोई एक ही रूल अप्लाई होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो कन्फ्यूजन होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि कौन सा वाला रूल किस वाले अकाउंट पे अप्लाई होगा, समझ में ही नहीं आता था। सबसे बेकार तो होता था इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल। उसमें अक्सर बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि वो रिसीवर और गिवर सामने वाले को कहना चाहते हैं, और हम चेक कर लेते हैं कि हम रिसीवर हैं कि हम गिवर हैं। हमारा तो कभी चेकिंग करना ही नहीं। चेक क्या करना है कि सामने वाला रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दो, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो रियली मैं कह रहा हूँ 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 7 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ट्रेडिशनल अप्रोच एज कंपेरेटिव टू मॉडर्न अप्रोच कंफ्यूजिंग है। वो अलग बात है कि हम इतनी बार कंफ्यूज हो गए कि अब हम उसमें मास्टरी कर चुके हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन एज कंपेरेटिवली अगर आपको ट्रेडिशन की बजाय मॉडर्न से पढ़ाया जाए तो जितना टाइम यहाँ मास्टरी करने में लगाएगा उससे आधे से भी कम टाइम कहाँ लगेगा मॉडर्न में। तो मैं अभी ये बात उनसे करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ के आए हैं,
हैंड रेस करो प्लीज़। जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ के आए हैं, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट से पढ़ के आए हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच में। देखो रूल्स सेम है, पढ़ाने का सिर्फ तरीका अलग अलग है, बात वही निकलेगी। आज अपन एक काम करते हैं, ये मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के बीच का एनालिसिस भी कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच सबको याद है, 3 गोल्डन रूल्स को गोल्डन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबको याद हो ही जाता है। पहला वाला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा है डेबिट द, और तीसरा वाला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। सबको याद है ना? मतलब जो लोग यहाँ 11th पढ़े हैं, जिन्होंने मॉडर्न से पढ़ा है, फिर भी ट्रेडिशनल के रूल तो याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं याद? ठीक है, अब इसको मैं कह रहा हूँ ना बेटा कि पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अकाउंट्स को किस नज़रिए से देखते हैं, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, वो आपके जो 3 रूल है ना, उसको मैं इस ये जो टेबल बनी हुई है आपकी दिख रही होगी आपको, इस टेबल से कंपेयर करके दिखाता हूँ कि मॉडर्न अप्रोच में सीधी सिंपल बात बोलता है कि यार 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं? 4, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। मैंने कहा ट्रांजैक्शन बोलता है कि इनका इंक्रीज और डिक्रीज मुझे रिकॉर्ड करना है। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में कोई सी भी चीज़ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो मुझे रिकॉर्ड करना है। कोई 3 भारी भरकम रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी बात याद रखने की ज़रूरत है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो ढंग से सुन रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, वो क्या है कि असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, सिर्फ ये याद रखना। असेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, बाकी तो आप समझदार हो, वाइस वर्सा अपने आप ही कर लोगे। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट, बात खत्म। असेट एंड लायबिलिटी आपस में क्या होती है? अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड, तो लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। डन? आ रहा है समझ में? लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल होते हैं। क्वेश्चन पूछना चाहिए क्यों सेम रूल क्यों होते हैं? क्योंकि एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट हम ये समझते हैं कि बिजनेस एक अलग चीज़ है, बिजनेसमैन एक अलग चीज़ है ना। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है वो हमें सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है, हमारा हो नहीं गया, जब भी वो मांगेगा हमें लौटाना पड़ेगा, तो हमारे लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। अब हम अगर किसी और के पैसों को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, किसी और के पैसों का इस्तेमाल करके अगर हम पैसा कमाते हैं तो ये कमाया हुआ पैसा भी हमारा नहीं है, ये भी हमें उसको लौटाना है। तो हम बोलते हैं ना, मालिक आपने तो 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था, उस 5 लाख को इस्तेमाल करके मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो अब मैं आपको 5 नहीं दूंगा, 5 + 2 कितने दूंगा? 7 दूंगा। और आप सबको पता होगा अल्टीमेटली हम अकाउंटिंग में करते भी यही है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक साइड इनकम एक साइड एक्सपेंस, नीचे आता है नेट प्रॉफिट। कहाँ लेके जाते हैं उसको? कहाँ लेके जाते हैं? कैपिटल में। मतलब वो जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसको भी एट द एंड में किस में मर्ज कर देता हूँ? लायबिलिटी में। इट मीन्स ये जो मेरी इनकम है अल्टीमेटली ये भी किस में कन्वर्ट होने वाली है? लायबिलिटी में। इसलिए इन दोनों के रूल सेम होते हैं। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम भी इंक्रीज पे कहाँ जाएगी? क्रेडिट। इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे कहाँ जाएगी? डेबिट। इनकम और एक्सपेंस तो आपस में क्या होते हैं? अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट, एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, आप यूज टू हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं होता। इससे ज़्यादा सिंपल अकाउंटिंग में कुछ है ही नहीं। सिर्फ क्या याद रखना है? असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, इस टेबल समझ में आई क्या? जो लोग पहले ट्रेडिशनल से पढ़ के आए थे, जिन्होंने हैंड रेस करी, उनको ये टेबल समझ में आई क्या? अच्छे समझ में आई? अब ज़रा बेटा एक काम करते हैं, अपन है ना हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच को इस मॉडर्न अप्रोच से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब सारे असेट्स के अकाउंट। उसके लिए आपने रूल क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रहा रियल वाला। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट मतलब असेट। व्हाट कम्स इन मतलब जो आया वो क्या हो गया? डेबिट। जो गया वो क्या हो गया? क्रेडिट। सब बोलने का नजरिया चेंज हुआ, रूल तो सब वही निकले। फिर दूसरा है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किस चीज़ के अकाउंट? इंडिविजुअल्स के अकाउंट। राम, श्याम, मोहन, सोहन। तो उसमें से कोई होगा डेटर और कोई होगा क्रेडिटर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर, तो जो हमसे कोई रिसीव करे उसको डेबिट कर दो। भाई आपने मुझसे कुछ चीज़ ली है तो आप क्या बन गए मेरे डेटर, आप मेरे लिए क्या बन गए असेट, मैं आपसे चीज़ें वापस लूँगा या उसके बदले में पैसे लूँगा, कोई भी चीज़ लूँगा, आप क्या बन गए मेरे असेट। डेबिट द रिसीवर, असेट जैसे इंक्रीज हुआ क्या कर दो डेबिट। क्रेडिट द गिवर, आपने मुझे कुछ दिया है तो मेरे ऊपर क्या आ गई लाइबिलिटी, सिंपल है कि नहीं। क्रेडिट द गिवर, गिवर मतलब जो मुझे कोई चीज़ गिव दे रहा है, तो मैंने अगर आपसे कुछ लिया है तो मेरे ऊपर क्या आ गई लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो मतलब ये वाला जो रूल है ना, ये कौन सा वाला है, पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डन। मतलब ये कवर हो गया और ये वाला कवर हो गया, ठीक है। तीसरा वाला रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो वो यहाँ कवर हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये भी कवर हो गया। मैंने भी तो वही पढ़ा है, साला जो रह गया ना उसी के चक्कर में मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से शिकायत है। ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे कहीं नहीं सिखाता कि सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स रिटर्न के बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच कुछ कहता ही नहीं, वो तो सिर्फ कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सेल्स रिटर्न मेरे लिए कोई खर्चा है क्या, कोई लॉस है क्या, नहीं, लॉस भी नहीं। रियल अकाउंट में तो आता है कि सेल्स रिटर्न पे द व्हाट कम्स इन फॉर डेबिट, हाँ है, रियल अकाउंट मैं बताता हूँ आपको, नहीं आ रहा। रियल अकाउंट एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, कैसे कि रियल अकाउंट किसको बोलते हैं अपन, चीज़ों को, है ना। इसलिए आप जो परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कहते हो ना, उसको आप रियल अकाउंट बोलते हो। वो कब होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। लेकिन जब हम उसको एज अ परचेज और सेल रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो मेरे लिए क्या बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट। मीन्स अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आई डोंट नो, स्टॉक रियल अकाउंट है, लेकिन परचेज एंड सेल नॉमिनल अकाउंट, ये फैक्ट है। मतलब कुछ ऑथर्स इसको रियल बोलेंगे, कुछ ऑथर इसको नॉमिनल बोलेंगे। चलो मैं किसी और वे में कह देता हूँ, आप इसके लिए कह सकते हो कि हाँ सर ये यहाँ आ तो रहा है ना, एटलीस्ट आ तो रहा है। मैं कह देता हूँ कि मैंने इसको किसी को कमीशन दिया, काम हुआ नहीं, मैंने उस कमीशन वापस ले लिया। कमीशन जो मैं पे कर रहा था, जो मेरे लिए क्या था खर्चा, अब मैंने वो वापस ले लिया, तो अब वो किस में आएगा, कमीशन तो प्योर मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब अगर वो पे किया हुआ कमीशन, मैंने 10,000 रुपये का कमीशन दिया, काम उसने 8,000 जितना ही किया, तो मैंने 2,000 रुपये क्या कर लिए, वापस ले लिए, तो वो जो मेरा कमीशन रिवर्स आया मेरे पास, उसकी वजह से मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो मुझे यह करना चाहिए क्रेडिट। अब वो जो एक्सपेंस कम हो गया वो किस में आएगा, क्योंकि वो तो नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस बात को अभी स्पेसिफिकली बता ही नहीं रहा कि जो मेरा खर्चा कम हो गया उसको मैं कहाँ लेके जाऊँ। डिस्काउंट रिसीव नहीं है बेटा, तो खर्चे की रिवर्स एंट्री हो रही है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, हमने जो समझा ना वो हमने प्रैक्टिस कर करके हमारी एक्सपर्टीज से समझा कि अच्छा जब खर्चा हुआ तब मैंने डेबिट कर दिया, तो ये तो दिख ही रहा है कि मेरा खर्चा क्या हो गया, रिटर्न आ गया, रिवर्स आ गया, तो मैं उस डेबिट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। पर ये बात स्पेसिफिकली कभी उसने बोली नहीं, इसी से मुझे शिकायत है, क्योंकि बच्चों को इसको पहली बार पढ़ने में कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन को हटाते हटाते अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसकंसेप्शंस बिठा लेता है। इसलिए मुझे ये ट्रेडिशनल अप्रोच पसंद नहीं है। टेंशन नहीं है, जनरल एंट्री सिर्फ एक चैप्टर है, उसके बाद तो मतलब जनरल एंट्री क्वेश्चन एक अटैम्प्ट छोड़ के एक अटैम्प्ट आता है, 5 मार्क्स में आता है। कोई इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप 2 से 3 दिन में इससे ट्रेडिशनल से भी ज़्यादा अच्छे यूज टू हो जाओगे, और ये वाले अप्रोच हमें हर चैप्टर में काम आएगा। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना, जर्नल करो कि ना करो, डायरेक्ट लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब में हमें यही अप्रोच काम में आने वाली है, ठीक है। तो बस इतना बता दो कि ये जब मैंने तुम्हें समझाया कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट एंड डिक्रीज पे क्रेडिट, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सबको समझ में आया भाई, तेरे को समझ में आया? जो लोग जिन लोगों ने ट्रेडिशनल पढ़ के आए थे हैंड रेज करो प्लीज़ दोबारा। 1-2 बेटा तेरे को समझ में आया? आपको भी समझ में आया? समझ में आया बेटा तेरे को? भाई तेरे को समझ में आया? हाँ ठीक है ना, सिंपल ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें 11th क्लास में पूरा प्रोसेस पढ़ाया गया, जो पूरा हमें यहाँ पढ़ना है। क्या क्या कि पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जर्नल में रिकॉर्ड करना पूरा सिखा दिया। फिर उसके बाद क्या बोला कि देखो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन तो कैश का होता है और कैश बहुत रिस्की होता है, इधर उधर हो जाता है, चोरी भी हो जाता है। तो एक काम करो, कैश के लिए अलग से एक बुक बना लो जिसको क्या बोलने लगे, कैश बुक। तो फिर पढ़ने का प्रोसेस ये होता कि पहले तो कैश की एंट्री भी जर्नल में सिखा दी, फिर बोला गया नहीं नहीं यार इसके लिए अलग से बुक बनाएंगे, तो कैश बुक बनाओ, अब से कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, बाकी सब कहाँ होंगे, जर्नल में। फिर उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस और बढ़ गया है, अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन गुड्स के होने लग गए, उधार के परचेज के, उधार के सेल के। तो बार बार राम अकाउंट डेबिट टू सेल, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, सोहन टू सेल, मोहन टू सेल, टू सेल करने की जरूरत नहीं है। एक बुक अलग से बना दो, किसकी, सेल्स बुक। एक बुक अलग बना दो, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। इसका मतलब अब से कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में, अब से गुड्स के, उधार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे सब्सिडी बुक में, और जो बच जाएगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल में। तो 3 अलग अलग कैटेगरी हो गई रिकॉर्डिंग की। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होने के बाद उन सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करेंगे हम कहाँ, लेजर में। लेजर के बाद उसको हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे अपन बैलेंस शीट, P&L बैलेंस शीट। खत्म, यहाँ तक आपकी 11th क्लास खत्म। इसके बीच में जो स्पेशल चैप्टर पढ़ाए गए कौन कौन से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाया गया, डेप्रिसिएशन पढ़ाया गया, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ाया गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया था? आपके सिलेबस में ही नहीं था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में नहीं था, बुक में प्रिंटेड था, सिलेबस में नहीं, तो वो भी अभी पढ़ना है। ठीक है, फाउंडेशन में तो है। तो ये 4 चीज़ हमें अलग से पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करें हम हमारी पढ़ाई। सबसे पहले चलते हैं अपन किस पे ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हो आप लोगों ने पहली बार में पढ़ा होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होता, सिर्फ आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाने के लिए आता है कि देयर विल बी ऑलवेज 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 डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, कि देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। और इसका भी जन्म होता है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ढंग से समझना, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट मतलब अलग अलग, लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी मतलब आइडेंटिटी। कानून की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है इससे कि 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट कि यार अगर मैं मेरे ही एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में डाल दूं तो मुझे कहीं पे रिकॉर्ड करना है क्या? कहीं रिकॉर्ड करूँगा मैं? नहीं। आप लोग अगर कभी आप लोगों की शॉप हो और अगर आप दुकान पे जाते हो तो देखना हर दुकानदार 2 गल्ले मेंटेन करता है। एक तो उसका रेगुलर ड्रॉअर, लेकिन जब वो रेगुलर ड्रॉअर भर जाता है तो गड्डी वड्डी बना के नीचे कहीं पे पीछे तिजोरी में डाल देता है। तो जब वो एक ड्रॉअर में से पैसे निकाल के दूसरे ड्रॉअर में डालेगा तो कहीं पे रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर यही पैसे मैं मेरे छोटे भाई को दे दूँगा तो मैं कहीं पर रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं करूँगा? करूँगा, क्योंकि मैं अलग हूँ और मेरा भाई अलग है। इट मीन्स अगर ये कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों के बीच में भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई लेन देन हो रहा है तो मुझे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना? करना है। और बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन ही क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसा कौन लगाता है कि बिजनेस में अपना पर्सनल सेव किया हुआ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करने। और दूसरा एस्पेक्ट अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो भाई हमारे पास पैसा आया ज़रूर पर हमारा हो नहीं गया, जब भी आप मांगोगे हमें लौटाना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। तो ज़रा समझना कि बिजनेस का अभी एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, पहला ही ट्रांजैक्शन हुआ है कि बिजनेसमैन ने अपने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो नतीजा क्या निकला कि सर हमारे पास आया कैश कितना? 5 लाख। हम कौन है? बिजनेस। अकाउंटिंग हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन गया तेल लेने, याद रखना हमेशा, बिजनेसमैन कहाँ गया? तेल लेने। आग लगे साले को, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है? बिजनेस से। तो बिजनेस के पास 5 लाख का कैश आया, क्या है मेरे लिए? असेट। और ये 5 लाख हमारा नहीं है सर, उसने इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या है मेरे लिए? एक लायबिलिटी। कितना? 5 लाख।
तो पहला ही ट्रांजेक्शन हुआ, नतीजा क्या निकला, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अब एक क्या 1,000 क्या 1 करोड़ ट्रांजेक्शन क्यों ना हो जाए, ये सिचुएशन हमेशा फिट बैठती है। असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते। अब मैं 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद के ले आया, ठीक है। तो 5 में से 2 गए, कैश कितना बचा 3, और 1 आ गई मेरे पास 2 लाख रुपए की बिल्डिंग। तो दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, नतीजा अभी भी वही है, 5 लाख और 5 लाख। फिर मैंने बिल्डिंग में फर्नीचर बनाया, कितने का, 2 लाख का। तो 3 के कैश में से 2 और गए, कितना बचा 1 लाख, कैश बचा है 1 लाख, फर्नीचर कितना हो गया 5 और 5 अभी भी इक्वल है। फिर मैंने देखा अभी तो गुड्स तो आई ही नहीं और 1 लाख ही बचे, पैसे सफिशिएंट नहीं है मेरे पास, तो मैं 2 लाख रुपए का लोन ले आया, है ना। तो जो 1 लाख का कैश था, 2 लाख और आगे कैश कितना हो गया 3, और लोन ले आया हूँ, ये भी मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा LOAN, लोन 2 लाख। नतीजा कितना निकला, 5 + 2 7, 3 + 2 + 2 7, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अब 3 लाख रुपए का मैं स्टॉक खरीद के ले आया, तो एक नया असेट आया स्टॉक 3 लाख रुपीज़ का, और पैसे गए मेरे पास, अभी भी वही है 7 = 7। अब मैं जो दुकान में माल खरीद के लाया हूँ, क्यों, बेचने के लिए, और जब बेचूंगा तो कम में बेचूंगा कि ज़्यादा में बेचूंगा, ज़्यादा में। तो अपन एग्जांपल लेते हैं कि 3 की चीज़ मैंने कितने में बेची, 5 में, पूरे साल भर में। तो 3 तो गया, पैसे कितने आए 5 लाख, तो गया 3, कैश में कितने आ जाएंगे 5 लाख, और नतीजा क्या हुआ, 5 + 2 7 + 2 9। सर यहाँ तो ये कितने हो गए 9 लाख, और लाइबिलिटी कितनी है 5 लाख, मालिक ने दिए थे वो 2 लाख, अपन ने बैंक से लोन लिए थे वो, तो ये तो 7 ही हुए सर। आप तो बोल रहे थे असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कहाँ हुआ, बोल बेटा। वेरी गुड, 2 लाख का प्रॉफिट होगा। सिंपल नैरेटिव के हिसाब से समझो, कहानी के हिसाब से, यहाँ 9 यहाँ 7, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। ये 2 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 3 की चीज़ मैंने कितने में बेची 5 में, 2 लाख का क्या हुआ आपका प्रॉफिट, है कि नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट पे किसका अधिकार है, बिजनेस का कि बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन का, क्योंकि पैसे उसके। ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है कि ये अलग है वो अलग, असल में ऐसा होता है क्या। आज अगर इस बिजनेस में से शब्बीर सर, अब्दुल सर को हटा दो तो ये खुद है क्या कुछ नहीं। तो यार जो भी प्रॉफिट हो किसका, बिजनेसमैन का। तो अब हम बिजनेसमैन को कहेंगे भाई साहब आपने तो कितने लगाए थे 5, पर अब 2 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है, 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 2 कितना हो गया 9, तो तय हुआ देयर विल बी ऑलवेज 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 असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। क्लियर है। अब इस कंसेप्ट को हमें वो लोग क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं और हमें सॉल्यूशन के रूप में समझाना होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, सबसे पहले आता है सीरियल नंबर 1 2 3 4, फिर आता है ट्रांजेक्शन, एक साइड आते हैं असेट्स, एक साइड आता है लाइबिलिटीज़। वो हमें क्वेश्चन बोलते जाते हैं, हम उस क्वेश्चन के 2 इफेक्ट देखते जाते हैं। सबसे पहला क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम पहले एसेट में लिखेंगे कैश, मान लो 50,000, तो कैश में प्लस करेंगे 50,000, कैपिटल में प्लस करेंगे 50,000। ट्रांजेक्शन के नीचे लिखते हैं न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में लाइंस ड्रॉ करके क्या लिखते हैं, ये लो सर कैश 50,000, कैपिटल 50,000, हो गया असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। क्लियर है। सेम ये पूरी गतिविधि अपना लेंगे अपन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। अब यार आज तो आप ये बुक लेके आए हो, पर फॉर इनिशियल क्लासेस ये बुक किसी काम की नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक अ NCERT जो कभी अपन ने पढ़ी ही नहीं। कौन से चैप्टर्स के लिए, उन चैप्टर्स के लिए जो हम 11 12 से पढ़ के आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इलस्ट्रेशंस है, वहाँ पे हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप सबके पास DK गोयल होगी, नहीं है तो 11th क्लास की DK गोयल जिसको दी है उससे लेके आना भाई, क्योंकि जब आपने दी होगी अब उसने भी 11th पढ़ ली होगी, तो बहुत ज़रूरी है, खास करके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो कल से आप लोग DK गोयल लेके आओगे, मैं प्रैक्टिस आपको उसी से कराऊंगा, इसमें कुछ भी खास नहीं। देख लेते हैं अगर कोई अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन इन्होंने दे रखा हो तो। फर्स्ट मॉड्यूल है क्या सबके पास? नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें।